Hello everyone, welcome to Precision Agri Academy from Roots to Results. Dear aspirants, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल एग्रीकल्चर सीरीज 2.0 में कृषि विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके डिफरेंट एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। जो हमारी डेली जो क्लास चलती है वो चलती है सुबह 8 बजे। तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन में ऑल प्रेस कर लो ताकि आपको डेली 8 बजे जनरल एग्रीकल्चर सीरीज 2.0 की जो वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, चलिए आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पूछा जा रहा है भाई, गन्ने का उद्गम स्थल कहाँ है? न्यूजीलैंड, भारत, इंडोनेशिया या फिर चीन? तो बतलाइए जो गन्ने का जो उद्गम स्थल है ना, यानी कि ओरिजिन जो प्लेस है ना, वो आपका कहाँ पर है? न्यूजीलैंड, भारत, इंडोनेशिया या फिर चीन? तो इसका जो सही उत्तर है ना वो क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। ये आपका गन्ने का क्या है? उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गन्ने का जो पुष्पक्रम होता है, ठीक है, जो इन्फ्लोरेंस होता है वो क्या कहलाता है? एरो, पेनिकल, कैपिटुलम या फिर आपका रेसिमोस? तो बतलाइए जो गन्ने का जो पुष्पक्रम होता है जनरली वो आपका क्या कहलाता है? एरो, पेनिकल, कैपिटुलम या रेसिमोस? तो यहाँ पे जिन भी एग्रीनियंस ने क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है कमेंट किया भैया एरो, उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है, गन्ने का जो इन्फ्लोरेंस होता है शुगर केन का वो आपका एरो कहलाता है। ओके, तो ए आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा जा रहा है, गन्ने की बढ़वार के लिए अनुकूलतम जो तापक्रम है वो कितना होना चाहिए? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अभी। तो चलिए बतलाइए, 15 से 20 सेंटीग्रेड होगा, 20 से 25 सेंटीग्रेड, या 26 से 32 सेंटीग्रेड, या फिर 32 से 35 सेंटीग्रेड? देखिए एवरी क्वेश्चन आपको 10 सेकेंड्स का आपको टाइम मिल रहा है। जो यहाँ पे येलो कलर की जो पट्टी ये आपकी टाइमिंग होती है, तो इन 10 सेकेंड में आपको आंसर करना होता है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन थर्ड का जिन भी एग्रीनियंस ने आंसर कमेंट किया है डी, उन सभी का आंसर करेक्ट होगा। 32 से 35 सेंटीग्रेड आपका क्या होता है? अनुकूलतम ताप होना चाहिए शुगर कैन के आपके बढ़वार के लिए, गन्ने की बढ़वार के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अर्धसाली गन्ने की रोपाई कब की जाती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जुलाई, अगस्त, जनवरी, फरवरी, फरवरी मार्च या फिर आपका अक्टूबर नवंबर? तो बतलाइए जो अर्धसाली जो आपकी गन्ने की रोपाई होती है ना वो आपका किस मंथ में किया जाता है? जुलाई, अगस्त, जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च या अक्टूबर नवंबर? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जिन भी एग्रीनियंस ने आंसर कमेंट किया है जुलाई, अगस्त, उन सभी का आंसर करेक्ट होगा। जुलाई अगस्त में हम अर्धसाली गन्ने की क्या करते हैं जी? रोपाई करते हैं। दैट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गन्ने का सबसे भयंकर रोग कौन सा होता है? रेड स्ट्राइप, लाल गलन, या उगटा या फिर कंडुआ? तो बतलाइए गन्ने का जो सबसे भयंकर रोग होता है ना वो क्या होता है? रेड स्ट्राइप होता है, लाल गलन, उगटा या फिर कंडुआ रोग? चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है। जिन भी एग्रीनियंस ने बी आंसर कमेंट किया है लाल सड़न रोग, उन सभी का आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट हो जाएगा। याद रखना, भूलना मत, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है शुगर कैन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 1 हेक्टेयर भूमि में गन्ना रोपाई के लिए सेट्स की आवश्यकता कितनी होती है? जो छोटे छोटे गन्ने के जो टुकड़े होते हैं ना, ठीक है, जो ईज जिसको बोल देते हैं हम जनरल सी भाषा में, तो जो गन्ने के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो कितने रिक्वायर्ड होते हैं 1 हेक्टेयर भूमि में अगर हम गन्ना की रोपाई करें तो? 30,000 से आपका 35,000, 35,000 से 40,000, 40,000 से 45,000 या फिर 50,000 से 55,000?
चलिए, तो यहाँ पे जिन भी एग्रीगेंट्स ने क्वेश्चन 6 का जो आंसर है सी कमेंट किया है उन सभी का आंसर राइट है। 40,000 से 45,000 जो सेट्स है उसकी आवश्यकता हमें होती है अगर हम 1 हेक्टेयर में क्या करें, गन्ना का प्लांटेशन करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, फसलों व सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाओं के युग्मों से एक गलत जोड़े को छांटिए, ये बोला गया है। यहाँ पे ना जो क्रिटिकल स्टेजेस है ना, जो वाटर रिक्वायरमेंट का या कोई भी फसल होती है उनको जिस अवस्था में, मतलब उनके मुरझार बिंदु में अगर उनको पानी की ज़रूरत होती है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट बोल देते हैं जनरल सी भाषा में। ठीक है, तो डिफरेंट क्रॉप्स है, सबकी अलग अलग आपकी क्या है क्रिटिकल स्टेजेज है जहाँ पे उनको पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है, नहीं तो फिर आपको क्या होता है, पौधा मर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाजरा में दिया है बाली की अवस्था में, कपास में फूल आने से पहले, गेहूं में मुकुट व जड़ बनते समय और डी में दिया मूंगफली फली विकास के समय। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो कि आपका एक गलत है। तो बतलाइए क्वेश्चन 7 का जो आंसर है वो क्या होगा। चलिए, यहाँ पे जिन भी एग्रीगेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है डी कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है। क्या कमेंट किया है भाई, डी। ठीक है, यानी कि मूंगफली फली विकास के समय। देखिए, फली विकास के समय ये नहीं होता, जिस टाइम आपका फूल आने से पहले, यानी कि फूल जब नहीं आ रहते हैं तब मूंगफली में आपका जो वाटर है वो देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आपका फूल आने से पहले, ठीक है, फूल जब नहीं आ रहता तो आपका क्रिटिकल स्टेज रहता है जो आपका कौन सा क्रॉप है जी, मूंगफली। या फिर इसको हम कह सकते हैं जिस टाइम फूल बन रहा हो, ठीक है, जिस टाइम फूल बन रहा हो, पेग बन रहा हो, तो उस समय आपका सबसे ज़्यादा क्या होता है, रिक्वायर्ड रहता है आपका इरिगेशन का। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्न फसलों में से वह फसल कौन सी है जो दोनों यानी कि सूखा और जलाभाव से प्रभावित होती है, सीधी बुआई वाला धान, मक्का, सूरजमुखी या फिर ज्वार। तो बतलाओ भाई, इन ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा क्रॉप है जो कि आपका दोनों यानी कि सूखा व जलाभ है, मतलब कि जल जो भरी हो, तो दोनों से आपका प्रभावित होता है। तो कौन सा ऐसा क्रॉप है भाई। तो जिन भी एग्रीगेंट्स ने यहाँ पे कमेंट किया है भाई मेज, ऑप्शन बी जिया मेज, मक्का, ठीक है, भुट्टा, तो उन सभी का आंसर क्या होगा, राइट होगा। दैट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित खरपतवारों व फसलों के युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, यहाँ पे एक तो खरपतवार दे दिया गया है साइड में और एक साइड में दे दिया गया है आपका फसल, जैसे कि स्ट्राइगा ज्वार, अमरबेल रिचका, टाइफा गन्ना और ओरोबेंची तंबाकू। तो आपको ये बताना है कि इन ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा युग्म है एक जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो बतलाइए क्या होगा भाई क्वेश्चन 9 का आंसर। चलिए, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यानी कि टाइफा। ठीक है, टाइफा गन्ना, ये आपका क्या है, सही युग्म नहीं है। बाकी यहाँ पे जो दिया गया है ना, लाइक स्ट्राइगा ज्वार, अमरबेल रिचका, ओरोबेंकी टैबाकू, तो ये सब क्या है, आपके सही युग्म है। मतलब टैबाकू में ओरोबेंकी खरपतवार होते हैं, अमरबेल जो होता है वो रिचका में होता है, ज्वार जो है वो स्ट्राइगा खरपतवार के अंतर्गत आता है, मतलब जो भी खरपतवार आते हैं वो। तो इस तरीके से आपको रिमेंबर रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। पूछा जा रहा है, मृदा उर्वरता को अच्छी तरह बनाए रखने के लिए किस फसल चक्र को अपनाना चाहिए इन ऑप्शनों में से। तो आपको रिमेंबर होगा जब आपने क्रॉप रोटेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़े होगे तो मैं पढ़ाऊँगा, बहुत ही जल्द हम क्लासेस लेके आने वाले हैं। तो आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करो उन तक, ताकि वो भी फ्री में जो है क्लासेस कर पाएँ।
हम बहुत ही जल्दी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर करने वाले हैं, जो आपका थ्योरिकल क्लास है। क्वेश्चन तो चलते ही रहेंगे, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा जा रहा है, मृदा उर्वरता को अच्छी तरह बनाए रखने के लिए किस फसल चक्र को, क्रॉप रोटेशन को अपनाया जाए। मक्का, तोरिया, गेहूँ, धान, गेहूँ, मूंग, धान, आलू, मूंग, या सोयाबीन, गेहूँ और मूंग। देखिए यहाँ पे फसल चक्र जो होता है ना, उसकी में फ़ायदा ये होता है, एक बार हम सीरियल्स क्रॉप लगा दिए, एक बार हम पल्सेस क्रॉप लगा दिए, एक बार फोडर क्रॉप लगा दिए, या नकदी फसल कैश क्रॉप लगा दिए, तो उसमें ये होता है कि जो आपका सॉइल का जो बैलेंस है ना, जो न्यूट्रिशन का, वो आपका जमा रहता है। जैसे पल्सेस क्रॉप लगा दिए तो पल्सेस क्रॉप में क्या होता है, उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, जिससे वो नाइट्रोजन को क्या करती हैं, भूमि से ही क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, ठीक है। साथ ही साथ जो आपके गहरी जड़ें वाली जो फसलें होती है वो मिट्टी को बांध के रखती है। तो बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जिन भी एग्रीएंट्स ने कमेंट किया है, ऑप्शन डी सोयाबीन, गेहूँ, मूंग, उन सभी का आंसर यहाँ पे राइट है। एक बार हमने ऑयल, उसके बाद हमने सीरियल्स, उसके बाद हमने आपका पल्सेस क्रॉप ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से फसल चक्र अगर अपनाते हैं इन ऑप्शनों में से, तो वहाँ पे क्या होगा, मृदा उर्वरता जो है अच्छी तरीके से बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पूछा जा रहा है, बीजोपचार हेतु निम्न रसायनों या जैव को किस बढ़ते हुए क्रम में प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हार्डली क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है। देखिए फर्स्ट दिया है RFI, राइजोबियम, और आपका कवकनाशी और आपका कीटनाशी, फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड। देन है राइजोबियम, कीटनाशी व कवकनाशी, यानी कि राइजोबियम, इंसेक्टिसाइड और आपका फंगीसाइड। सी में दिया है कवकनाशी, कीटनाशक और राइजोबियम, यानी कि फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। डी ऑप्शन में दिया है कीटनाशक, राइजोबियम एवं कवकनाशी, यानी इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम और फंगीसाइड। तो बतलाइए भाई, बीजोपचार हेतु निम्न रसायनों या जैव को किस मतलब बढ़ते हुए क्रम में प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 11 का जिन भी एग्रीएंट्स ने कमेंट किया है सी, उन सभी का आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। कवकनाशी, कीटनाशक एवं राइजोबियम, यानी कि FIR, ओके, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। इस बढ़ते हुए क्रम में हमें क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए बीजोपचार के लिए। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, आपके स्क्रीन पर यह रहा। निम्नलिखित फसलों व उनकी किस्मों की युग्मों में से कौन सा सही सुलमित नहीं है, ठीक है। एक तरफ आपका लेफ्ट साइड में आपका फसलें दे दी गई हैं, राइट साइड में उनकी वैरायटीज़ दे दी गई हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म इनमें से गलत है या सही सुलमित नहीं है। जो दिया है क्लिपर, कपास, सुजाता, लोबिया, पूसा फाल्गुनी, मूंग, UPS 120। तो बतलाइए इन ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा युग्म है जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है या फिर गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का जिन भी एग्रीएंट्स ने कमेंट किया है, ऑप्शन डी मूंग, UPS 120, उन सभी का आंसर करेक्ट है। ये ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, इसमें से सही सुमेलित नहीं है। आपको रिमेंबर रखना है, सुजाता जो है कपास की बहुत अच्छी वैरायटी है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है सुजाता किसकी वैरायटी है, तो कपास की वैरायटी है। जौ को भी याद रखना, क्लिपर जो है किसकी वैरायटी है, जौ की है। लोबिया जो है पूसा फाल्गुनी, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको रिमेंबर रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पूछा जा रहा है, गेहूं में कल्ले फुटान के लिए अनुकूलतम तापक्रम कितना होना चाहिए भाई। देखिए कितना कितना दिया है अभी ऑप्शंस में, 10 से 15 सेल्सियस, 16 से 20 सेल्सियस, 20 से 23 सेल्सियस और 23 से 25 सेल्सियस। तो जो आपका गेहूं में कल्ले फुटान के लिए जो आपका अनुकूलतम जो तापक्रम है कितना होता है, तो चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो जिन भी एग्रीएंट्स ने कमेंट किया है भैया ऑप्शन बी 16 से 20 सेल्सियस, उन सभी का आंसर जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। टेट्राजोलियम टेस्ट से खाली स्थान का निर्धारण करते हैं।
बीज की शुद्धता का, बीज के अंकुरण का, सीड अवेलेबिलिटी का, या फिर बीज की गुणवत्ता का। तो बतलाइए जो टेट्राजोलियम जो आपका हम टेस्ट करते हैं किसके लिए मतलब खालिश स्थान का निर्धारण करते हैं, उसमें किस लिए करते हैं? बीज की शुद्धता, बीज अंकुरण, सीड वायबिलिटी का, या बीज की गुणवत्ता का। यहाँ पे जिन भी एग्रीगेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी कमेंट किया है, आपका सीड वायबिलिटी का, उन सभी का आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा भाई। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। पूछा जा रहा है 1 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक आलू के बीज की बीज दर कितनी होनी चाहिए? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम, या फिर आपका 400 ग्राम। तो बतलाइए 1 हेक्टेयर एरिया जो है उसमें हम वास्तविक आलू के अगर सीड की बात करें तो सीड रेट कितना चाहिए होगा? 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 150 ग्राम और 400 ग्राम्स। तो यहाँ पे जिन भी एग्रीगेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है सी कमेंट किया है 150 ग्राम, उन सभी का आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है भारत में मोठ का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश। चलिए बतलाइए भारत में जो मोठ होता है ना, सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, हाईली प्रोडक्शन स्टेट, ठीक है, कौन सा होगा भाई? मोठ के लिए पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे जिन भी एग्रीगेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए कमेंट किया है उन सभी का आंसर राइट है। जो राजस्थान है ये सबसे ज़्यादा आपका मोठ का जो है आपका उत्पादन करता है, साथ ही साथ मसाले का भी आपका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं जो कि है तिल की बीज दर। जो आपका तिल है ना, लाइन सीड, उसका बीज दर, सॉरी तिल जो है ना उसका बीज दर पूछा जा रहा है। किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में कितना होना चाहिए? 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, या 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो बतलाइए जो तिल है उसका जो बीज दर है, सीड रेट, वो आपका कितना होना चाहिए? यहाँ पे केजी मतलब केजी प्रति हेक्टेयर में पूछा जा रहा है, मतलब 1 हेक्टेयर के लिए कितने किलोग्राम? 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, या फिर 5 से 6 किलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जिन भी छात्रों ने कमेंट किया भैया ऑप्शन बी 3 से 4 किलोग्राम, उन सभी का आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं जो कि है भारत का कौन सा राज्य सरसों के प्रोडक्शन में अग्रणी है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, या फिर राजस्थान। तो बतलाइए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सरसों के प्रोडक्शन में मतलब कि सबसे आगे है या फिर अग्रणी है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, या फिर आपका राजस्थान। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का जिन भी एग्रीगेंट्स ने आंसर कमेंट किया है आपका डी राजस्थान, उन सभी का आंसर क्या हो जाएगा जी? राइट हो जाएगा। जो राजस्थान है ये सबसे ज़्यादा क्या करता है? सरसों का प्रोडक्शन करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है रैपसीड व मस्टर्ड यानी कि सरसों का फल जो है वो क्या कहलाता है? फली, दाना, सिलिकुआ, या फिर कैरियोप्सिस। तो बतलाइए चलिए आपका जो रैपसीड होता है या जो मस्टर्ड होता है सरसों, उसका फल जो है वो क्या कहलाता है? फली कहलाता है, दाना कहलाता है, सिलिकुआ, या फिर कैरियोप्सिस। चल जिन भी एग्रीगेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कमेंट किया है डी कैरियोप्सिस, उन सभी का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी कैरियोप्सिस कहलाता है जो रैपसीड या मस्टर्ड जो होता है ना उसका जो फल होता है वो। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं आपके स्क्रीन पर। मृदा के आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप, उचित मात्रा तथा उचित संतुलन में प्रदान करने की क्षमता क्या कहलाती है? उर्वरक गुणांक कहलाती है, मृदा उर्वरता कहलाती है, मृदा उत्पादकता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो बतलाइए मृदा के आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप,
उचित मात्रा तथा उचित संतुलन में प्रदान करने की क्षमता जो है उर्वरता गुणांक, मृदा उर्वरता, मृदा उत्पादकता कहलाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जिन भी एग्रीगेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका आंसर कमेंट किया भैया ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उन सभी का आंसर यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी देख लिए। आशा करता हूँ आज का जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।